जाट राखवें करन दी आड़ विच हरियाणा च कुछ होया है तां ओह है उत्पात, लुट खो ते जंगल राज, जिस दे नाल हरियाणा दा भाईचारा खंडित होया ते अक्स देश विदेश दे विच खराब होया। हरियाणा दी 36 बरादरियां हालांकि मिल के रहिंदियां ने, एक दूजे दे समाजिक धार्मिक मेल मिलाप दे विच सांझ हुंदी है, पर राखवें करन दी अग ने इस सांझी वालता नूं वी अग दे राखवें करन दी अग विच किन्ना झुलस गया है हरियाणा। जानन दे लई असीं निकले हरियाणा दे जाट बहुल इलाके रोहतक लई। ਇਹ ਉਹ इलाका है जो कि राखवें करन दी अग दा मुख। धुआं को बहुत ही गौर से देखिए, ये उस बर्बादी की निशानी है जो दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने इस पूरे इलाके में मचाई है। ये बसेस हैं, बच्चों के बसेस हैं, जिससे बच्चे विद्या के मंदिर में पढ़ने के लिए आते थे। वो बच्चे हर समुदाय के हैं, वो एक समुदाय के बच्चे नहीं हैं, वो हरियाणा के 36 बिरादरी के अलग अलग समुदायों के बच्चे हैं। लेकिन जिस बेरहमी के साथ बसों को जलाया गया, स्कूल को जलाया गया, संपत्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसको देख के सिर्फ आप यही कह सकते हैं कि ये सोच जो है वो किसी तालिबानी सोच से कम नहीं है। ये बर्बादी का जो आलम है वो देख के मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और जो कुछ आप देख रहे हैं आपकी नज़रों के सामने है, उसको देखिए और समझिए कि आग लगाने के पीछे वजह क्या रही होगी। आज पूरे दिन जो रोहतक में जो बर्बादी का मंजर है वो हम आपको दिखाएंगे, अपने कैमरामैन शशि के साथ में आपको अलग अलग तस्वीरों से हम वाकिफ कराएंगे। ये रोहतक है, हरियाणा का स्मार्ट सिटी, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीर जो सामने आप देख रहे हैं ये स्कूल है, स्कूल की लाइब्रेरी है। और जो आप नीचे देख रहे हैं ये किताबें जली हुई हैं। 1200 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। रोहतक के बाहर ये स्कूल है, इंडस स्कूल, और इसमें जो किताबें आप देख रहे हैं पूरी तरह से जलाकर ये राख कर दिया गया है। किसने ये किताबें जलाई, ये पूरा का पूरा स्कूल जलाकर राख किसने किया, ये बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि रोहतक में क्या हुआ था। स्कूलें जलाई गई, फैक्ट्री जलाए गए, लोगों के घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई, इंडस्ट्रीज़ में आग लगा दी गई। ये सब कैसे कुछ हुआ इस स्कूल के अंदर, ये देखने और समझने के लिए कुछ लोग हैं जो स्कूल में काम करते हैं, जिनके सामने ये सब कुछ हुआ था। इन्होंने पुलिस में कांटेक्ट किया, सेना को बुलाना चाहा, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। और जो दंगाई थे, उपद्रवी थे, उन्होंने इस विद्या के मंदिर को जलाकर राख कर दिया। इसके साथ ही जो 1200 बच्चों का भविष्य था वो जलकर राख हो गया एक तरह से। ये बच्चों की किताबें हैं, उनके कॉपीज़ हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि आप किस तरह से, ये आप देखिए, ये बच्चों की किताबें थी जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। ये लाइब्रेरी है और किताबों में हिस्ट्री की किताबें, सारी किताबें हैं, सब कुछ जलकर, भूगोल की किताबें, विज्ञान की किताब, गणित की किताब, सारी किताबें जलकर राख हो गई। इन बच्चों का भी एग्ज़ाम आने वाला है, थोड़े दिन के बाद एग्ज़ाम होगा। बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे? हमारे साथ स्कूल के स्टाफ हैं। मलिक जी आप बताइए, ये सारा कुछ आपके नज़रों के सामने हुआ, आप लोगों ने रोकने की कोशिश तो की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमने गेट पे भी ताले लगा दिए थे अपने, और गेट को बिल्कुल कूद कर ने हमारे को धक्के लगा कर ने बिल्कुल आप हजारों की संख्या में दर्शक यहाँ आगे थे और जो उन्होंने खूब उपद्रव किया है। हर एक भी कमरा ऐसा नहीं है जिसके ऐसी हालत ना की। हमारे जितने भी कर्मचारी यहाँ थे, जो भी 1 2 4 था, उसमें खूब उनके साथ मार पिटाई भी की है और खूब स्कूल में इतना नुकसान किया। अब 1 हफ्ते के बाद परीक्षाएं होनी हैं, उन बच्चों के साथ पता नहीं क्या। यहाँ बच्चे तो सबके पढ़ते हैं, चाहे जाट हो, बिल्कुल जी, गैर जाट हो, राजपूत हो, कोई भी जाति के लोग हों। यहाँ 36 बिरादरी के बच्चे, 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं जी। ये आप लोग भी यहीं से हैं, कैप्टन साहब की फैमिली से जुड़े हुए आप लोग। रोकने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की? किस तरह का खतरा था? रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो जान से मार सकते थे आदमी को, वो उठा के फेंक देते आगे आते ही। वो बिल्कुल भी नहीं बख्श रहे थे। जो भी चीज़ थी, यहाँ तक कि लोहा भी इनको पिघला दिया। चले दूसरे कमरे की क्या स्थिति है जरा देख लें, स्कूल के दूसरे हिस्से का। वो भी आपको दिखाऊंगा। ये स्थिति है, दूसरे रूम की देखोगे आप, इससे बदतर स्थिति है। कितने कमरे हैं स्कूल के अंदर में? कितने कमरे हैं? कमरे में नीचे ये स्कूल का ऑडिटोरियम था। ये आप देख लीजिए कि किस तरह से पूरा का पूरा जो ऑडिटोरियम है
ये जलाकर राख कर दिया गया। इसमें 250 चेयर थी पूरा इसके अंदर AC ही। था। 250 चेयर थी, 250 बच्चे इसके अंदर बैठ करके कोई भी इंडोर प्रोग्राम होता था वो सारा स्मार्ट क्लास का अंदर होता था हमारा। ये एक स्कूल, बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल था ये। इसमें 100 के आसपास कमरे इसमें हैं, 100 के आसपास में कमरे हैं। स्कूल बहुत ही जी जी जो हम वैसा पानी नहीं पिलाते अपने बच्चों को, ऊपर से आरओ लगाया हुआ है, नीचे वाटर कूलर है, हर जगह पर वाटर कूलर है हमारा। स्कूल के साथ साथ और बीएड सब कॉलेज वाटर का भी कूलर नुकसान किया है जी। बीएड कॉलेज भी था इसके अंदर एक, हाँ हाँ। उसका भी पूरा नुकसान किया है। कितना नुकसान है उसका? बीएड कॉलेज भी पूरी तरह से जल चुका है, रिकॉर्ड भी जला दिया गया है बीएड कॉलेज का। तो जो हमला करने का मकसद आप देखते हैं कि लोग पॉलिटिकल कारणों से, सियासी कारणों से हमला करते हैं, लेकिन एक स्कूल के ऊपर हमला होना जी एक पहले विद्या घर के पे मंदिर पे हमला होना। पहले जो जिनका ये स्कूल है उनके घर पे हमला हुआ है, जी घर पे। उसके बाद देखा भाई ये घर से काम नहीं चला, फिर हमारे ये विद्या का मंदिर भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया। क्या जब हमला हो रहा था तो जो उनकी फैमिली थी, कैप्टन अभिमन्यु की, जो मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार में, उनका जो परिवार था उसके ऊपर भी खतरा था? सुना उसके उनको ऊपर बाहर पूरा निकाला गया था। उसके ऊपर पूरा खतरा था जी, और बड़ी मुश्किल से निकाले गए हैं वो। लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, उन पर पूरा खतरा था, वो अंदर ही जल सकते थे। ये 12वीं क्लास है और उसका ये क्लासरूम है। इसमें बच्चे आप देखें, आदित्य, अखिलेश, अंकित, अर्देश्वर, हिमांशी, मनन, मानव, निधि, साहिल, राठी, सौम्या, तमन्ना, तान्या, विनीत और योगेश, ये सब बच्चे से स्कूल में पढ़ते थे। उनका लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये टाइम टेबल है 12वीं का। फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सब पढ़ाया जाता है। यहाँ आप देखिए कि बोर्ड पे किस तरह से लिखा हुआ है कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। ये अब्राहम लिंकन ने लिखा है। ये बच्चों के अंदर एक तरह से पढ़ने की जो एक तमन्ना होती है उसको थोड़ा जागृत करने के लिए सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो बायोलॉजी का सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे लिखा है, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। ये बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ें उसके लिए ये सब वाक्य लिखे गए थे, सेंटेंसेस लिखे गए थे। लेकिन बच्चे अभी कहाँ पढ़ेंगे? निश्चित है कि बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, चाहे इस तरह की रुकावटें लाख आएँ, बच्चे आगे ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन ये जो कुछ हुआ है उसको देखकर आपके मन को दुख एक बार ज़रूर होगा कि ये इस विद्या के मंदिर में किया गया। बच्चों के फ्यूचर के साथ में जिस तरह से क्रूर मजाक किया गया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस स्कूल के अंदर 1200 के आसपास में बच्चे पढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जिन बच्चों का एक हफ्ते के बाद एग्ज़ाम्स हैं वो किस तरह से एग्ज़ाम देंगे। हमारे साथ स्कूल की काउंसलर हैं रेनू जी। रेनू जी बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि बच्चों के जो एग्ज़ाम्स होंगे, परीक्षाएं होंगी, वो समय पे होंगी? बिल्कुल होंगी, और हमने पूरा प्लान किया है कि अगर हमारे पास रूम नहीं हुए और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज भी हम लोग इतना अपने में एक दम रखते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य किसी अंधकार में नहीं होने देंगे। चाहे हमें बाहर उन्हें आंगन में बिठा के हमें उनकी परीक्षा लेनी पड़े, चाहे कैसे भी उनको पढ़ाना पड़े। मेरे इतने कर्मठ जो स्टाफ है यहाँ पे, शिक्षक हैं, आज भी वो इतना मादा रखते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जाने देंगे। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके सामने आप देख रहे हैं, सब कुछ यहाँ ख़त्म हो चुका है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और इसका जवाब हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के साथ देंगे। हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा, उसको कोई आंच नहीं आने देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे बच्चे किस तरीके से उन्नति के शिखर पे पहुँच रहे हैं, और वो ज़रूर हम करके दिखाएंगे। इसमें हम कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और हमारे सारा स्टाफ मेंबर हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी के साथ है और वो किसी भी कीमत पे भी हम लोग बच्चों को यहाँ से दूर नहीं जाने देंगे। सुना कि इनके अंदर जिस तरह से डिटर्मिनेशन है स्टाफ्स के अंदर में, ये मान के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स, चाहे स्कूल को भले ही आग लगा दी गई, स्कूल को जला दिया गया, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे और सही समय पे होंगे। ये बाहर का इलाका है, ये शायद ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स अगर अंदर में तो अब हो नहीं सकता है, एग्ज़ाम्स बाहर होंगे, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे। उनका फ्यूचर दांव पर नहीं लगेगा। भले ही यहाँ के लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ समय के लिए वक्त रुक गया है, जैसे आप देख रहे हैं इस घड़ी में वक्त अभी लग रहा है कि थम गया है कहीं, लेकिन वक्त कभी थमता नहीं है। बताना चाहूँगी कि सिर्फ वक्त थमने और ना थमने की बात नहीं है। अगर आप मेरे यहाँ के स्कूल के जो बच्चों से भी मिलेंगे, वो भी इतने अपने आप में उनमें जोश है कि वो स्कूल के साथ खड़े हुए हैं और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया, अब हमारा क्या होगा। हमारे बच्चों में भी इतने जील्स हैं, वो इतना उनमें जोश है कि वो कहते हैं कोई भी कैसा भी सर्कमस्टांसेस होगा, हम हर तरीके से तैयार हैं।
ज़रूर उस दिन का इंतज़ार करेंगे। इस स्कूल के जितने लोगों से मैं मिला, लोगों में हिम्मत काफ़ी ज़्यादा है। जो मंजर उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा, उसके बावजूद भी जितना नुकसान हुआ, जिस कदर यहाँ बर्बादी हुई है, इसके बावजूद भी लोगों में हिम्मत काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इस स्कूल के तमाम स्टाफ्स, तमाम मेंबर्स के जज्बे को सलाम करते हैं कि इन बच्चों के भविष्य को लेकर ये इतने ज़्यादा कंसर्न हैं और हर हालत में चाहते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम दें, बच्चे अव्वल आएँ और पूरी दुनिया को दिखाएं कि इस स्कूल के बच्चों ने किन ऊंचाइयों को और किन बुलंदियों को छुआ। एक तरफ जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा में निवेश लाने के लिए देश और विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोहतक के आसपास बर्बादी की दास्तान लिखी जा रही है। आइए आपको ये कहानी दिखाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ਭਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਿਆ ਜਿਸਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ये हिसार रोड है, रोहतक हिसार रोड है, जिसको जिंद बाईपास भी कहते हैं। और पीछे ये शोरूम है, Hyundai का शोरूम है, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरह से जलकर ये राख हो गया। ये सारा कुछ कैसे हुआ और कितना नुकसान हुआ, इस आगजनी में कितना नुकसान हुआ है। इस शोरूम के मालिक हैं रोहतक के। जैन साहब, कितना नुकसान हुआ आपका? क्या नुकसान? अभी हमारा सब कुछ जल के खाक हो गया है। हमारे पास अभी कुछ भी बैकअप नहीं है। हम अभी देखेंगे, हम अभी एस्टीमेट लगाएंगे कि कितना हुआ है, बट इस सिचुएशन पे अभी हम कुछ नहीं बता सकते कि कितना नुकसान। किसको आप इसके लिए आप दोषी मानते हैं? मतलब ये नहीं होता, ये रुक सकता था, ऐसा आपको लगता है? पूरा रोहतक ही जानता है कि ये रुक सकता था अगर सरकार कुछ सही एक्शन लेती। कॉल करने पे किसी की मदद नहीं मिली, पुलिस ने मदद नहीं करी, फायर ब्रिगेड ने मदद नहीं करी, किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। पहले लूटा गया है सामान, सारे सामान लूटा गया है, लूट खसोट हुई है। बड़ी रिक्वेस्ट भी की गई कि जलाओ मत शोरूम को, लेकिन उन्होंने पूरी गुंडागर्दी दिखाई है जी। यहाँ पूरा फूंक के लेके गए हैं। बाहर सड़कों पे से गाड़ियाँ हमारी निकाल के यहाँ बाईपास पे चौकों पे गाड़ियाँ जली पड़ी हैं जी। कोई कहीं खड़ी है, कोई कहीं खड़ी है किसी चीज़ के लिए। बहुत ही बुरा हाल कहते हैं। ऐसी गुंडागर्दी हमने नहीं देखी जी कभी भी किसी जगह में। ऐसे तो काम करने के लिए हमें तो क्या यहाँ से रोहतक में बिजनेस करेंगे या रोहतक से बाहर जाएंगे? हमें सोचना पड़ेगा आगे करने के लिए कि हमें क्या करना है। हमें कंपनी से अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। अभी इतने बड़े शौक में है कि जी हमारी पूरी बिल्डिंग सब कुछ खत्म कर दिया जी, सब कुछ भी नहीं। हमें नहीं पता हम इसको खड़ा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या हमें सरकार मदद करेगी नहीं करेगी किसी चीज़ के लिए। सेफ्टी का नहीं पता, हमें अपना फ्यूचर नहीं पता। जब तक सरकार हमें कुछ नहीं बताती, हमें अपने फ्यूचर का नहीं पता। आज हम अगर इसको खड़ा भी कर दे दोबारा, तो क्या श्योरिटी है कि आप दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा? क्या सरकार इस चीज़ की जिम्मेवारी लेती है? रोहतक का सुप्रा चौक है, जिसमें जाटों के अलावा बाकी जो समुदाय के लोग हैं, मसलन सैनी समुदाय के लोग, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे साथ राजीव हैं। राजीव की ये दुकान है, ये पुश्तैनी इनकी दुकान है, घी की दुकान है। इनका लाखों का खुद का नुकसान हुआ। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि वहाँ से धुआं निकल रहा है। अभी भी जो आग है वो कई दिनों के बाद से अभी भी वो बरकरार है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले 4 दिनों में। नुकसान बहुत ज़्यादा है। सारे लोग अब उस नुकसान का आकलन कर रहे हैं कि वाकई नुकसान हुआ कितना है। आज लोगों के लिए ये आकलन करने का समय है। राजीव, इसमें कितना नुकसान हुआ आपका? और जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त ये आग यहाँ लगाई गई, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो घर पे थे, लेकिन यहाँ पे कम से कम 40 से 50 लाख के आसपास नुकसान हुआ है। इस पूरे मोहल्ले में ये जो सैनी समुदाय के लोग ज़्यादातर रहते हैं, कितनी दुकानें जली हैं? यहाँ कम से कम 50 से 60 के आसपास दुकानें जलाई गई हैं। हम कम से कम 1000-1500 आदमी इकट्ठे हो रखे हैं और धरने पे बैठे हुए हैं। सब व्यापारी व्यापार करने वाले हमारे, जिनकी दुकानें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम बेरोजगार बिल्कुल सड़कों पे आ चुके हैं। हमारे बच्चे पालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये सामने का जो इलाका है, ये भी दुकानें हैं जिसमें आग लगी। और इस जगह तकरीबन 50 के आसपास में दुकानें जिसको जलाकर राख किया गया। अभी ये टेंट आप देख रहे हैं, अभी ये हमारी नज़रों के सामने ये टेंट लगाई गई है। लोग इकट्ठे हुए हैं पूरे समुदाय के, ये देखने के लिए कि नुकसान कितना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने ये है कि मुआवजा सरकार से कैसे मिले। प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर रहा सर, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। हमारी दुकानें जलती रही, हम देखते रहे, ना कोई फ़ोन करे 100 नंबर पे, कोई
फायर ब्रिगेड भी नहीं आई और सब कुछ तहस नहस हो गया। थाने वाले थाने के अंदर लोग लगा के बैठ के बाहर आने के बाद 100 नंबर पे फोन करने के बावजूद भी कहने के बावजूद हमारे पास कोई नहीं आया। चलान काटने आ जाएंगे और कुछ नहीं है सर, हम परेशान हो गए। कर्फ्यू केवल हमारे लिए था, कर्फ्यू हमारे लिए था, उनके लिए कर्फ्यू नहीं था। कहा था कर्फ्यू? अनाज नुकसान कर रखा, आगे लगा रखा, दुकानें जला रखी हैं। ठीक है भाई, ये मजदूर आदमी थे, बेचारा की दुकानें जला रखे हैं, नुकसान कर रखे हैं। हमारी सरकार से डिमांड है जनाब, हम ये गरीब मजदूर हैं, कोई ठेकेदार नहीं रहता। ये तो चाय के बर्तन धोने वाले, परचून की दुकान, सब्जी की दुकान है, कोई जूती काटने वाला है, कोई बटन बेच रहा है, ये छोटे व्यापारी है। एक हमारी सरकार से एक निवेदन है, हमारी जान माल की सुरक्षा करी जाए। अगर हमारी जान माल की सुरक्षा नहीं कर जाई हो सकती गवर्नमेंट से, तो हमें वो रास्ता बताए, हम कहाँ चले जाएं अपने बच्चों को लेकर। हमारे गांव के अंदर बाहर के कॉलोनी वाला ना आके, बाहर के गांव वाले ना आके बिल्कुल ट्रेलियां भर भर के 50-50, 100-100 ट्रेली भर के आए हैं, हथियारों लेके आए हैं। इन गांव वालों पर हमला करें, इनकी दुकानें लूटी गई हैं, इनकी घरों के अंदर बेइज्जती करें, इनकी बहू बेटियों की बेइज्जती करी है, और जो भी दुकानदार थे इनका माल निकाल लिएगा, बाकी बचा इनको दुकान के अंदर आग लगा दी गई। तक में जो घटना हुई है उसके बाद सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष है, लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। रोहतक शहर के अंदर भी, बाहर भी व्यापारी यहाँ काफ़ी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर से मिलने के लिए। आपकी बात हुई, कोई मुलाकात हुई, कोई डिमांड्स रखी आपने? डिमांड्स हमारी यही है कि उनको मुआवजा दिया जाए और उनको मतलब कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो ये आंदोलनकारी नहीं थे, ये दंगाई थे, दंगाइयों की पहचान हो और उनकी सीबीआई जांच और उनको सजा मिलनी चाहिए। कोई साजिश आपको लग रहा है कि लोग जो कह रहे हैं राजनीति साजिश है? लग रहा है कहीं राजनीति साजिश जो है। हमला हुआ है उसमें भी कोई एक पैटर्न लग रहा है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल जीरो था। पुलिस प्रशासन फेलियर है। पुलिस तो वहाँ पर देखने के लिए नाम मात्र भी नहीं था। जैसे दंगा आए सारे पुलिस भाग गए। एक भी पुलिस वाला नौकरी पे रहेगा जब तक किसी की सुरक्षा नहीं है। रोहतक पुलिस का एक भी पुलिस वाला नौकरी पे रहेगा। रोहतक में नहीं रहना चाहिए। उन लोगों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई और मिलिट्री वहीं खड़ी खड़ी देखती रही। हमारे मिलिट्री वहीं खड़ी देखती रही, उन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई। पूरा पुलिस महकमा रोहतक का बर्खास्त होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए पूरा, हाथ की हाथ। आरक्षण की इस आग ने हरियाणा के समाज को जाटों और गैर जाटों के बीच पूरी तरह से बांट दिया है। अभी तक जो हिंसा हमने देखी हरियाणा में और खासकर रोहतक के शहर में, उसमें से बात ये साफ निकल कर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सालों तक, दशकों तक जो लोग साथ में रह रहे थे, उनको फिर से आपसी जो उनके अंदर भाईचारा था, उनको फिर से किस तरह से बहाल किया जाए। आपसी जो एक प्यार था, मोहब्बत था, भाईचारा था लोगों के बीच में, उसको किस तरह से बहाल किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा हरियाणा की जनता के सामने और हरियाणा की